आज हमें ज्वाइन करें जहांगीर जदून साहब, माहिर कानून हैं। सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। जदून साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो नैब वाला मामला है, जिस तरह हमने देखा आर्मी चीफ भी कह रहे हैं जी करप्शन से पाकिस्तान, उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया है जो ताजरों से मुलाकात हुई है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे देती है कि नैब तरामीम गलत थी, तो फिर वहीं से केस दोबारा शुरू हो जाएंगे, हम फिर उसी तरह का एहतसाब देखेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, नैब के जो कानून के अंदर तरमीम हुई थी, जो मेन तरमीम ये थी कि अगर पहले नैब का 90 दिन का रिमांड था तो उसमें उन्होंने 14 दिन का रिमांड कर दिया। तो फिर अभी एक और तरमीम करके 14 से 30 दिन का रिमांड कर दिया। तो चीफ जस्टिस साहब ने ड्यूरिंग द हियरिंग ये कहा था कि बाज़ तरमीम बड़ी अच्छी हैं। अब ये देखना ये है कि फिर उसके अंदर एक नैब के अंदर जो बंदा जाता था, उसमें जो ट्रायल कोर्ट थी जहाँ पे ट्रायल होता था, उसके पास ज़मानत देने की नहीं, बेल की पावर नहीं थी। फिर वो लोग जो हैं वो रिमांड पे रहते थे। फिर रिमांड के 90 दिन के बाद जो है वो हाई कोर्ट में जाते थे। तो हाई कोर्ट जो है वो फिर डिसाइड कर देती थी कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन जो जुरिस्डिक्शन होती है उसमें इनको बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो एक तो ये तरमीम हो गई कि जो ट्रायल कोर्ट थी उसको ज़मानत के अख्तियारात मिल गए। दूसरी, अब उसमें जो थी अपने रिमांड की वो ड्यूरेशन बहुत कम कर दी गई। तीसरी, उसमें जो गवर्नमेंट जो सर्वेंट थे, ब्यूरोक्रेसी थी, सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरी या जितने भी ब्यूरोक्रेट है वो काम नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी फाइल पे ज़रा सा हम काम करते हैं तो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के हमारे खिलाफ केस बन जाते हैं, सही काम भी ये फाइलें ठप हो जाती थी। तो उनको ज़रा उन्होंने उससे निकाला है कि जी इस तरह कोई अगर बोनाफाइडी को बंदा अगर किसी फाइल पे साइन करता है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है किसी करप्शन की या कोई अगर नुकसान भी हो जाता है तो वो भी जो है वो उसको मतलब एक काबिले दस्तअंदाजी जुर्म या नैब का ऑफेंस नहीं समझा जाएगा। तो ये काफ़ी तरमीम हुई। अब तरमीम चैलेंज हुई तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने ड्यूरिंग दिस समय अभी ने कहा है, कब डिपेंड करता है कि सारा नैब का कवानीन जो है वो कोर्ट से डिसाइड करती है या पिक एंड चूज़ करती है। कहते हैं ये वाली उससे शिक है, रिमांड वाली है, ये ब्यूरोक्रेसी वाली है, या ये दूसरी ये ठीक है, बाकी जो हैं चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं है। क्योंकि उन्होंने 12 दूसरे एक जज साहब ने बड़ा एतराज़ उठाया कि जी आप ये इससे एग्रीव कौन है, पूरे पाकिस्तान से एक ही बंदा, एक ही पार्टी आई है, वो PTI थी, इमरान खान। तो अगर इमरान खान तो इसका मेरे ख्याल में इमीडिएट बेनिफिशियरी हो सकता है कि अगर जो अल कादर ट्रस्ट है नैब का, अगर वो उस पर वो चार्ज होते हैं तो सबसे पहले बेनिफिशियरी वो जो है PTI के बंदे हैं वो होंगे कि उनका रिमांड भी कम होगा और नीचे वाली ट्रायल कोर्ट जो है उनकी ज़मानत भी ले सकती है। क्योंकि अब मैटर जो है क्लोज हो गया। आज उन्होंने कहा जी मैं जजमेंट रिजर्व कर रहा हूँ, तो रिटायरमेंट से पहले पहले इस पर फैसला आएगा। तो लगता है नेक्स्ट वीक जो उनके रिटायरमेंट से पहले कोई फैसला आ जाएगा। तो इन केस अगर नैब के वो केस सेटिस्फाइड कर देती है जज में आपने जो अमेंडमेंट की है गवर्नमेंट ने, तो फिर जितने केस डंप हो गए हैं नैब के अंदर इस तरमीम के साथ जो नैब कोर्ट ने वापस किए हैं वो फिर कोर्ट के अंदर वापस आ जाएंगे, फिर वो केस उसी जगह से दोबारा बहाल हो जाएंगे। जहांगीर साहब, ये आज जिस तरह से रिमार्क्स भी चीफ जस्टिस साहब ने दिए कि जो झुकाव है इस कानून साजी का वो वाज़ेह है कि किसको फ़ायदा हुआ, तो इससे तो माइंड उनका क्लियर हो चुका है। लेकिन दुनिया भर में क्लैरिटी है कि लेजिस्लेचर ने कानून साजी करनी है, पाकिस्तान में नहीं है। अभी हमें कौन बताएगा कि कानून साजी करना दरअसल पहले कोर्ट से पूछ के कोई बिल पास होना चाहिए या फिर उनकी डिस्क्रिशन है कि आप लेजिस्लेशन करने से पहले हमसे पूछें। अगर एक बिल इस नौइयत का पास हो चुका है तो क्या डिस्क्रिशन बनती है कोर्ट की कि वो रिपीटेडली क्वेश्चन करे उसको कि ये क्यों हुई है लेजिस्लेशन, इससे किसको फ़ायदा हो रहा है? इसका रैशनल क्या है लॉ की नज़र में? ये देखिए, हमारा जो दस्तूर है पाकिस्तान का, जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कहते हैं ट्राइकॉटमी ऑफ द पावर है कि लेजिस्लेचर का काम है जी कानून बनाना, एग्जेक्टिव का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना और अदालत का काम है उसको इंटरप्रेट करना। कि अगर इन केस, अब इंटरप्रिटेशन किस तरह होगी कि अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, ठीक है, वो आपको जो बुनियादी हकूक़ है वो कहीं पे सल्ब होते हैं, या ऐसा कानून बनता है जो इस्लामिक प्रोविजन के ख़िलाफ़ है जो आइन के अंदर दी गई है, या ऐसा कानून बनता है जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के ख़िलाफ़ है, तो इन तीन चीज़ों पे, इन 3 टच स्टोन पे जो कोर्ट है वो इंटरप्रेट कर सकती है। तो आप सबसे पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बाज़ औक़ात क्रिएट हो जाता है कि हर इदारा दूसरे के काम में इंटरफियर करता है। वो जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसको बैडली डिस्टर्ब किया है हर इदारे ने। बाज़ औक़ात जो जिस तरह अभी आपने कहा है, कोर्ट जो है वो लेजिस्लेचर पे कदगन लगा रही है, लेजिस्लेचर जो है एग्जेक्टिव पे लगा रही है। अब एग्जेक्टिव जो है जिनका काम जो है सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है वो कुछ और काम कर रहे हैं। तो इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम है
क्योंकि कोई भी इदारा अपने हदूद के अंदर काम नहीं कर रहा ट्राइकॉटमी ऑफ द पावर में, मतलब आइन के मुताबिक। अगर आइन के मुताबिक हर इदारा अपनी दूध में काम करे तो इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना, उस पार्लियामेंट में अंदर बैठे हुए हैं। अब इसमें ये फिर क्वेश्चन उठ गए जी ये तो अब पार्लियामेंट पूरी नहीं थी, आधे बंदे मतलब अब PTI को पार्लियामेंट ने नहीं कहा था कि आप बाहर चले जाएं या आप रिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन एक पार्टी का रिज़ाइन कर रही है, वो अपनी मर्जी से वो नहीं जाती है, उनके जो भी इश्यूज थे तो उनको उधर होना चाहिए था। क्वेश्चन ये था कि जब आप बिल पास हो रहे थे वहाँ पे आप अगर मौजूद होते तो शोर शराबा करते। अब कई आपने बिल देखे सेनेट ने वहाँ पे नहीं पास होने दिए, तो अगर वहाँ पे सेनेट पे PTI रिज़ाइन कर जाती तो वो तो तमाम जितने बिल थे पास हो जाते। तो इस पे पोलिटिकल पार्टी जो है उन पे भी एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप पार्लियामेंट के अंदर लोग किस लिए आपको भेजते हैं। सही, ये MNAs का सेंटर का क्या काम है? लेजिस्लेट करना, लोगों के लिए ऐसे कानून बनाए जो उनका रहन सहन, जो उनका माहौल है उसको पुरअमन बनाए। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर यही तो मसला आ जाता है कि 14 लोग भी होते हैं 340 के आवान में, तो हमने कई बिल्स 1 घंटे में 29 बिल पास होते भी देखे हैं। आर्गूमेंट आ जाता है कि जी ये आम आदमी का तो नहीं है, इससे तो जो बड़े बड़े करोड़ रुपए जिन्होंने गबन किया है, जिन पर इल्ज़ाम था, उनको इससे फ़ायदा हुआ और उसके बाद कहीं केस भी नहीं चले, वो सारे इधर उधर ही हो गए जी, ख़त्म, कहीं किसी और जगह जा ही नहीं रहे थे। मगर सर एक और सवाल ये बनता है कि अब चीफ जस्टिस साहब तो हो रहे हैं रिटायर, फैसला कोई भी आता है तो उसके बाद रिव्यू में तो लगता है कि जस्टिस काजी फैसल साहब तब तक चीफ जस्टिस होंगे और तब तक हमने वो रिव्यू की जो पावर वाला मामला है यानी सो मोटो का, उसके लिए भी एक मामला रुका हुआ है। तो बहुत से मामलों में कई महीनों से काजी फैसल साहब तो कोई केस ही नहीं सुन रहे, तो नज़र आता है कि उनकी एक अलग सोच है। तो फिर एक हम नए सिरे से चीज़ देखेंगे कि उस रिव्यू में काजी फैसल साहब होंगे और बिल्कुल ही कुछ और हो जाए। ये देखें डेफिनेटली जब अभी रजीम तो नहीं, आप जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आने आती है, जो हेड ऑफ एक जो फाइनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है सुप्रीम कोर्ट, उससे बड़ी अदालत कोई नहीं है। तो उसका जब चीफ जस्टिस चेंज होता है तो लाजमी वो अपनी पॉलिसी लेके आता है कि किस तरह जो इसको स्ट्रीम लाइन करें, जो डिफिशेंसी है वो देखता है। जी जिस तरह अगर बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन वाला केस भी ये लगता है चीफ जस्टिस साहब छोड़ के जा रहे हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है जिसमें ये लिखा गया है कि चीफ जस्टिस के पास सू मोटो पावर नहीं होनी चाहिए और 3 मेंबर जो सीनियर मेंबर है वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करे। वो केस भी जो है वो फैसल साहब के लिए मेरे ख्याल में छोड़ के जा रहे हैं कि वो आके खुद डिसाइड करे कि वो खुद सोलो पावर इस्तेमाल करना चाहते हैं या 3 मेंबर जो है वो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन करेगा और फिर वो केस कभी वो डिसाइड करेगा कौन सा केस किसके पास लगना चाहिए। तो ये वाली चीज़ें सारी आएंगी। तो अगर जिस तरह आपने कहा अगर ये केस आज ये सेटिसाइड कर देते हैं तो डेफिनेटली ये 16 जो अपनी सितंबर में चले जाएंगे, तो उसके बाद जो रिव्यू आएगा तो फिर वो नए जो चीफ जस्टिस होंगे वो अपनी मर्जी से फिक्स करेंगे। 2 जज तो मौजूद होंगे लेकिन तीसरे नहीं होंगे। तो अगर एक जज का आज डिसेंटिंग आ जाता है, डिसेंट आ जाती है, जिस तरह लग रहा है ये 2-1 का आएगा डिसीजन, तो फिर हो सकता है ये नैब वाला मामला जो है वो रिवर्स भी हो सकता है रिव्यू के अंदर। तो अभी चीज़ें जो है ना ये मिड ऑफ सितंबर के बाद अनफोल्ड होंगी, तो एक नई आपके सामने एक नई चीज़ें आएंगी कि किस तरह आगे मामला जो है अदालत, क्योंकि निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत 4 महीने रहती है, 5 महीने रहती है, तो उसके बाद फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी जो भी आती है। तो काजी साहब का जो 1 साल का टेन्योर है गालिबन, तो वो बड़ा मतलब उतार चढ़ाव मुझे लग रहे हैं कि आएंगे कि क्या क्या जो है आगे वो क्या इरादा रखते हैं क्या करने का और किस किस तरह वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है या ये बहुत बड़ा एक असर जाता है जी कि 2 ग्रुप्स हैं, एक इस तरह है एक उस तरह है, एक अपनी मर्जी के बेंच, इन सारी चीज़ों पे डेफिनेटली कोई डिसीजन आएंगे। जहांगीर साहब ये काजी साहब क्योंकि ये बात भी कर चुके हैं पहले कि कुछ जूनियर जज जो आए थे सुप्रीम कोर्ट में, उस हवाले से वो अपना माइंड भी शो कर चुके हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको, तो आपको लगता है कि जो शख्सियात अभी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं काजी साहब के आने के बाद बहुत से लोगों को कोशिश की जाएगी कि उनको वापस भेजा जाए और काजी साहब उसके लिए कुछ करेंगे भी प्रैक्टिकली? ये भी देखें एक बड़ा सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। अगर तो वो पिटीशन डिसाइड हो जाती सीनियरिटी वाली तो वो फिर तो कोई मामला नहीं था, लेकिन अभी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है पिटीशन। तो अगर इस पे कोई लार्जर बेंच बनता है, अब लार्जर बेंच बनेगा तो ज़ाहिर है जो जज जो आउट ऑफ सीनियरिटी आए हुए हैं वो तो बैठ नहीं सकते क्योंकि उनके अगेंस्ट तो केस होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।